या फिर कोई वाक्य हो, उन शब्दों वाक्यों के जो उनके आपस में जो संबंध होता है उनका संबंध बताने के लिए, या फिर किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में, अगर किसी कोई भी विषय हो उसे अगर अलग अलग भागों में बांटना हो, अथवा किसी वाक्य के भाव को पूरी तरह से समझाने के लिए विशेष स्थानों पर उसको ठहरना पड़ता हो, या फिर किसी लेख लिखते समय ठहराव को प्रकट करने के लिए जिन विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह या विश्राम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, तो ये विराम चिन्ह बहुत तरह के होते हैं। तो जिस तरह जब भी हम लोग कोई शब्द या फिर वाक्य लिखते हैं या फिर कोई लेख लिखते हैं, ठीक है, उनके आपस में जो संबंध बताने के लिए या फिर किसी वाक्य को उसके पूरे भाव को बताने के लिए किसी विशेष स्थान पे जब किसी को ठहरना हो, या फिर किसी कोई भी लेख लिखते समय कहीं पर रुकना हो, तो जिन विभिन्न चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विराम चिन्ह या फिर विश्राम चिन्ह। तो मुख्य विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? मुख्य विराम चिन्ह निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं मुख्य विराम चिन्ह? पहला है आपका अल्प विराम। अल्प विराम, फिर है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, फिर 4 नंबर में है अपूर्ण विराम, 5 नंबर में है प्रश्न चिन्ह, तो अल्प विराम को हम लोग कॉमा क्या बोलते हैं, कॉमा। फिर है आपका इसमें क्या होता है, कॉमा बिंदी। फिर है इसको पूर्ण विराम हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे सीधी लकीर। सीधी लकीर। उसके बाद है अपूर्ण विराम। पूर्ण विराम से लिखें। अपूर्ण विराम है आपका विसर्ग का चिन्ह। विसर्ग का चिन्ह। फिर है आपका प्रश्न चिन्ह हो गया करछी का चिन्ह। करछी का चिन्ह। फिर है आपका आश्चर्य। 6 नंबर में है आश्चर्य। इसको हम क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधिक। विस्मयादि बोधक। ये हो गया आपका किस तरह से, रेखा, रेखा बिंदी, कोष्ठक,
कोष्ठक को हम लोग ऐसे ब्रैकेट देते हैं, कोष्ठक ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट। फिर है निर्देशक, निर्देशक डैश। फिर है अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह उल्टे कॉमे, उल्टे कॉमे। फिर है आपका योजक, ये होगा आपका यहाँ पे उल्टे कॉमे। योजक हो गया समास चिन्ह, समास चिन्ह। फिर है आपका लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। आगे बिंदी, आगे बिंदी। तो क्या क्या है आपका अल्प विराम, इसका कैसे देते हैं, ऐसे कॉमा, इसका चिन्ह ये होता है। फिर नंबर 2 में है अर्धविराम, अर्धविराम में पहले का बिंदी होगा फिर कॉमा, सो कहते हैं कॉमा बिंदी। फिर 3 में है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कहते हैं सीधी लकीर। फिर नंबर 4 में है अपूर्ण विराम, इसको हम लोग विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं इस तरह से। फिर नंबर 5 में है प्रश्न चिन्ह, प्रश्न का चिन्ह जैसे कड़छी का चिन्ह कहते हैं। फिर है 6 नंबर आश्चर्य, इसमें अधिक बोधक कहते हैं, इस तरह से कहते हैं रेखा बिंदी। 7 नंबर में कोष्ठक, इस तरह से कोष्ठक ब्रैकेट कहते हैं जैसे। 8 नंबर में निर्देशक का चिन्ह ऐसे होता है डैश। नंबर 9 में है अवतरण चिन्ह, इस तरह से उल्टे कॉमे लगाते हैं। 10 में है योजक, तो समास चिन्ह ये तरह से लगाते हैं। फिर है आपका 11 लाघव चिन्ह, इस तरह से आगे बिंदी लगता है, ठीक है। तो इसमें जो है डैश थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो ये आप पहले इसका हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है आपका अल्पविराम, तो अल्पविराम के हम लोग किस किस स्थानों में लगाते हैं, जैसे देखिए नंबर क में है जहां एक ही शब्द भेद के अनेक शब्दों के बीच में योजक ना हो, जहां एक ही शब्द भेद है और उसके अनेक शब्दों के बीच में कोई योजक ना हो, उसे हम लोग कहते हैं, इसको वहां पर अल्पविराम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे है देखिए उद्यान में हरे, उद्यान में हरे। फिर है पीले, नीले तथा सुनहरे, सुनहरे फूल खिले हुए थे, फूल खिले हुए थे। तो उद्यान में हरे, पीले, नीले, सुनहरे फूल खिले हुए थे। यहाँ पर एक ही शब्द भेद के अनेक शब्दों के बीच में जब लगाया जाए उसे हम लोग कहते हैं अल्पविराम। फिर है आपके नंबर 4 जहां कई बार जोड़े के रूप में आए हैं, अंत में अल्पविराम लगता है। जब कई बार 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 जोड़े के रूप में आए तो वहां पर हम लोग अल्पविराम लगाते हैं। जैसे है आपका शरीर के साथ, शरीर के साथ ही गर्मी, सर्दी, सुख दुख, सुख दुख,
और पाप पुण्य समाप्त हो जाता है। तो शरीर के साथ ही गर्मी सर्दी सुख दुख और पाप पुण्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब मैं इसके बाद गर्मी सर्दी सुख दुख और पाप पुण्य यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, अल्पविराम लगाते हैं। ठीक है, कई शब्द हैं जोड़े में हैं, इसके हम क्या करते हैं, जोड़े के लगाने के बाद यहाँ हाथ में क्या लगाते हैं, अल्पविराम। फिर है आपका संबोधन शब्द। संबोधन शब्द के पश्चात अल्पविराम लगता है। जब हम लोग संबोधन शब्द लगाते हैं उसके पश्चात अल्पविराम लगता है। जैसे हे भगवान, भगवान सबको सुमति दो, सुमति दो। देखिए यहाँ पे जो है हे भगवान, ये आपका क्या है, संबोधन कर रहा है भगवान को। तो इसके पश्चात देखिए आप विराम लगा रहे हैं, फिर क्या है, सबको सुमति दो। ठीक है, यानी संबोधन शब्द के पश्चात आप विराम लगता है। फिर नंबर घ में है जब संज्ञा उपवाक्य के प्रधान वाक्य के साथ योजक द्वारा जोड़ा नहीं जाता है। जब संज्ञा शब्द के उपवाक्य जब उसके प्रधान वाक्य के साथ जोड़ा नहीं जाता है, वहां पर भी हम लोग अल्पविराम लगाते हैं। जैसे है यहाँ पे झूठ बोलना मना है। यह पाप की जड़ है। तो झूठ बोलना मना है, ये पाप की जड़ है। ये जो है संज्ञा के प्रधान वाक्य के साथ, ये प्रधान वाक्य के साथ जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, झूठ बोलना मना है, ये पाप की जड़ है। तो झूठ बोलना मना है और ये पाप की जड़ है। तो इससे क्या होता है, संज्ञा वाक्य के साथ जोड़ा नहीं जाता है। इस ऐसी जगह पर भी हम लोग अल्पविराम लगाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमका में है जब विकसित वाक्यों में संज्ञा और वाक्यों को छोड़कर शेष वाक्यों के साथ योजक द्वारा संबंध जोड़ा जाता है। जब निश्चित वाक्यों को उसके संज्ञा को छोड़ के उसके बाकी के उपवाक्यों के साथ योजक द्वारा उसको जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए राम ने परिश्रम नहीं किया, इसलिए अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो राम ने परिश्रम नहीं किया। यहाँ पर जो है ये क्या है, निश्चित वाक्य है। जब निश्चित वाक्य में संज्ञा वाक्य को छोड़कर जो संज्ञा इससे संज्ञा वाक्य को छोड़कर शेष उपाय के साथ ये जो है शेष उपाय का उसके साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो फिर च में है समानीकरण शब्दों के बीच में भी संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जो समान शब्द होते हैं उस तरह के शब्दों के बीच में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सेब और मिठाई है, इसे अलमारी में रख दो।
जब उसका बहुत समय रहता है तब भी वहाँ पर अर्धविराम लगता है। जैसे है आपका मैं स्कूल से सीधा घर गया, बस्ता रखकर पढ़ने लगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं स्कूल से सीधा घर गया और बस्ता रखकर पढ़ने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 या 3 उपवाक्यों के साथ उसका संबंध पता चलता है। जैसे मैं स्कूल से सीधा घर गया, फिर बस्ता रखकर फिर तुरंत पढ़ने लगा। तो इस तरह से ये जो पहला अर्धविराम है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसके जो बाकी के जो विराम चिन्ह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।